दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर सलाह यानी एडवाइस यानी ज्ञान जो हमारे देश में सबसे ज्यादा मुफ्त में मिलता है। वो कहते हैं ना कि किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। आजकल जैसी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह चल रही है, किसी अनजान आदमी से सूंघने का सामान भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप एक और चीज फॉलो करना शुरू कर दोगे कि किसी अनजान आदमी से सलाह नहीं लेनी चाहिए, और भी तब जब आप किसी ट्रिप पर गए हुए हो। मेरी बात तो विश्वास नहीं होता ना? तो सुनो एक कहानी। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर किया है प्रद्युमन ने, और ये इनके और इनके 3 दोस्त, मतलब टोटल 4 दोस्त गए थे ट्रिप पर, और इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो भी तब जब इन्होंने एक अनजान आदमी की सलाह मान ली। तो इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैं आपको इस कहानी के कैरेक्टर से। प्रद्युमन जो कि खुद बिलोंग करते हैं वडोदरा गुजरात से, और इनके बाकी के 3 दोस्त भी वडोदरा में इनके साथ रहते हैं। ये स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं और बहुत टाइम से ये लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। इनके बाकी दोस्तों में था राजू, चंदू और इनका चौथा दोस्त था अमरीश। इन चारों के अंदर अमरीश सबसे ज्यादा समझदार था, और समझदार होने के साथ साथ वो एक रैकी हीलिंग प्रैक्टिशनर था। अभी रैकी हीलिंग क्या होती है? जापान साइड ये बहुत चलता है, जहां पर एक इंसान अपनी एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके सामने वाले को हील कर सकता है। और ऐसे लोग कई बार मीडियम की तरह भी बिहेव करते हैं, जो सुपर नेचुरल एंटिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं या उनको सेंस कर सकते हैं। तो अमरीश के पास ये छोटी मोटी पावर्स थी जिनकी वो प्रैक्टिस कर रहा था। ये जो घटना इन लोगों के साथ हुई है, ये हुई थी 2023 में, जब ये लोग घूमने का प्लान कर रहे थे। ऐसे एक दिन ये बैठे, इन्होंने प्लानिंग की और इनका डिसाइड हुआ कि यार हम लोग ना जयपुर और उसके आसपास का एरिया घूमने चलते हैं। करीबन 7 दिन का ट्रिप इन लोगों ने प्लान किया था। सैटरडे की नाइट को ये लोग वडोदरा से निकले ट्रेन में बैठकर, और लेट नाइट ये लोग पहुंचे जयपुर। होटल वगैरह सब इनके पहले से ही बुक थे, तो जाकर इन्होंने होटल के अंदर रेस्ट किया। रेस्ट करके आराम से उठे दिन में, और उसके बाद इन्होंने ऐसी आसपास छोटी मोटी जगह पर घूमा। इसके बाद इन्होंने एक एक करके अपना डे प्लान करना शुरू किया। जिस दिन ये पहुंचे उस दिन के अगले दिन, मतलब उसी को हम डे 1 बोल लेते हैं, तो डे 1 इन्होंने डिसाइड किया कि पहले सिटी और 4 दीवारी वाला एरिया घूमेंगे, जैसे जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, वहां के मार्केट्स। तो ये सब उन लोगों ने डे 1 पे कवर किया। वापस आए, खा पी के अपना सो गए। डे 2 पर इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग जितने भी यहाँ पर जो महल है, फेमस और किले हैं, उनको कवर करेंगे। तो इन्होंने कवर किया नाहरगढ़ जयगढ़ फोर्ट, उसके बाद आमेर फोर्ट, उसके बाद ये लोग पहुंचे जल महल, और इस तरह से आमेर साइड का इन्होंने पूरा एरिया कवर किया। डे 3 इन्होंने प्लान किया कि यहाँ के सबसे फेमस मंदिर घूमेंगे। तो ये लोग घूमे गलता जी, उसके अलावा खोले के हनुमान जी का एक मंदिर, और बहुत ही फेमस गोविंद देव जी का मंदिर है। वो सारे मंदिर इन्होंने 3 दिन के अंदर कवर कर लिए। तो ओवरऑल इनको टोटल 4 दिन हो गए थे, और अभी भी 3 दिन इनके पास बचे हुए थे। तो इनका जो रूटीन था, ये सुबह उठते थे, होटल में चाय कॉफी वगैरह पीते थे। 4th डे क्या हुआ, इनके होटल में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से चाय कॉफी इनको नहीं मिल पा रही थी। तो ये चारों दोस्त होटल से बाहर निकलते हैं, और पास में एक थड़ी थी चाय की, वहां पर बैठकर ये अपनी चाय वगैरह पी रहे थे और गपशप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो जैसे आपको पता ही, गुजरात के लोग जनरली बाहर जाकर भी आराम से गुजराती में ही बात करते हैं। तो उनके पास में कोई इंसान बैठा हुआ था, वो समझ गया कि लोग बाहर से आए हुए हैं। तो वो चलकर इनके पास आया और इनसे पूछता है, हाँ जी भाई, कहाँ से आए हो? एक बार तो उसको देखकर ही शक गए कि जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, हम कहीं से भी आए, तुझे क्या मतलब है? लेकिन फिर लगा कि यार यहाँ के लोग कर्टसी में पूछ रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि भैया हम वडोदरा गुजरात से आए हैं। तो उसने बोला कि अच्छा, अभी आप यहाँ पर कितने दिन और हो? तो उन्होंने बोला कि हम अभी 2-3 दिन और हैं। तो फिर वो पूछा, अच्छा भाई, तो घूम लिया जयपुर बढ़िया से, कहाँ कहाँ घूम लिए हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो सारी चीजें कवर कर चुके हैं, और अब हमारा अभी 3 दिन का ट्रिप है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूमना है। तो बोलता, अच्छा तो आप वहां जाकर आ गए? तो ये बोलते, वहां वहां कहाँ? तो बोलता, मेहंदीपुर बालाजी। तो बोलते, ये क्या है? तो बोलता, आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में नहीं पता? अरे भाई साहब, आप राजस्थान घूमने आए हो, जयपुर आए हो, और आप मेहंदीपुर बालाजी घूमे भी ना चले जाओगे, फिर तो आपने क्या ही घूमा? उसने बोला, अरे भाई साहब, राजस्थान की वो जगह ऐसी है ना, ऐसी तो कोई दूसरी जगह नहीं है, आपको घूमना जरूर चाहिए एक बार तो। इन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या है वहां पर? बोले, भाई साहब, बताने से पता नहीं चलेगा, वहां जाओ और वहां जाकर ही आपको फील होगा, पता लगेगा कि ये जगह ही अलग है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। अब उसके जाने के बाद इन चारों दोस्तों ने बातचीत की, बोले यार ऐसी कैसी जगह है। थोड़ा उन्होंने सर्च किया नेट वगैरह पे, तो इनको पता लगा मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। तो उन्होंने प्लान किया कि यार
चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी घूम कर आते हैं, वैसे भी आज का अपना दिन फ्री है। इन्होंने टैक्सी की और ये लोग निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। अब जब ये लोग मंदिर पहुंचे तो मंदिर का माहौल देखकर ये लोग चौंक गए, बोले भाई ये क्या है, हमें तो लगा कोई फेमस मंदिर होगा, बट ये तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी को भूत बाधा है, किसी को काले जादू की प्रॉब्लम है। और ये आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है वो इन चीजों के लिए फेमस है। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा है या फिर काले जादू से वो सफर कर रहा है तो इस मंदिर पर उसको छुटकारा मिल सकता है। अब एक बार तो वहां का माहौल देखकर घबरा गए, फिर लगा अब चलो आ ही गए हैं तो फिर दर्शन तो करके चलेंगे। तो वो लोग मंदिर के अंदर गए। अब मंदिर के अंदर पहुंचते ही अमरीश को बड़ी अलग और अच्छी मतलब वैसी फीलिंग आई। उसने कहा कि भाई लोग सब साथ में ही रहना है ना, मेरा हनुमान चालीसा का पाठ करने का मन कर रहा है तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, तुम लोग यही मेरे आसपास ही रहना। उन्होंने बोला ठीक है भाई तू पाठ कर ले। तो अपना हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गया। बाकी के तीनों मंदिर को एक्सप्लोर कर रहे थे कि तभी राजू का फोन बजता है। अब राजू फोन उठाता है, हेलो हेलो, उसको नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो प्रद्युमन से वो बोलता है कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं थोड़ा आगे जाके बात करके आता हूँ। तो प्रद्युमन बोलता है यार भाई तू अकेला मत जा, एक काम कर चंदू को भी तेरे साथ ले जा, मैं और अमरीश तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों जाओ आराम से बातचीत करके आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद अमरीश के हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया, वो उठा प्रद्युमन के पास आया और बोला चलो चलते हैं। तो प्रद्युमन बोला चलो ठीक है निकलते हैं। तो जैसे ही उसने बोला फिर दोनों तरफ चारों तरफ देखा, उसने बोला कि वो बाकी दोनों कहाँ है। तो बोलता है वो राजू का फोन आया था तो वो बाहर चला गया, तो चंदू भी उसके साथ चला गया। इतना बोलते ही अमरीश जो है प्रद्युमन के ऊपर गुस्सा होता है, पागल हो गया तू, तुम लोगों को मैंने मना किया था ना अलग होने को, सबको यहीं पे रहना था, पता नहीं मुझे ऐसा यूं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब उसकी बात सुनकर एक बार प्रद्युमन भी घबरा गया, क्योंकि अमरीश और प्रद्युमन बहुत क्लोज थे और पहले भी अमरीश ने कई प्रेडिक्शंस किए थे जो सही हुआ करते थे। प्रद्युमन घबरा के बोलता यार मैं क्या करूं, उसका फोन आया था नेटवर्क नहीं आ रहा था, थोड़ा सा वो आगे चला गया, चलो उनको ढूंढ लेते हैं। फिर ये दोनों उन दोनों को ढूंढने निकल पड़े और थोड़ी दूर मंदिर के बाहर जाकर उनको राजू और चंदू दोनों दिखाई दिए। वहां पहुंचते ही अमरीश वापस से उन दोनों के ऊपर भड़क पड़ा, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या, मैंने कहा था ना साथ में रहने को, तेरा फोन इतना इंपॉर्टेंट आ गया था थोड़ी देर रोक नहीं सकता था। अब उधर से राजू कुछ बोलना चाह रहा था बट अमरीश उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। फिर प्रद्युमन ने अमरीश को शांत किया, बोला भाई वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी तो बोलने दे वो क्या कह रहे हैं। राजू तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो चंदू बोलता है कि भाई जब राजू यहाँ फोन पे बात करने आया तो पीछे पीछे मैं भी उसके साथ आया और मैं खड़ा हुआ था और राजू फोन पे बात कर रहा था। अब जैसे ही राजू फोन में बात करा तभी एक आदमी काले कपड़ों में, एक बिल्कुल तांत्रिक जैसा आदमी आया। उसने राजू के हाथ में एक मटकी, राजू को ऐसे इशारा किया, उससे बोला कि भैया एक बार ये मटकी पकड़ लो। राजू ने अपना फोन ऐसे लगाया और वो मटकी पकड़ के वहां पर खड़ा हो गया। ये देखते मैं फौरन उसके पास पहुंचा, मैंने बोला कि राजू से कि ये क्यों पकड़ा है तूने। तो बोलता है कि यार ये बाहर से आया, इसने बोला कि मैं थक गया हूं, एक बार आप 2 मिनट के लिए मेरी मटकी पकड़ लो। तो मैं इसकी मटकी पकड़े खड़ा हूँ, बाकी फोन पे बात कर रहा हूँ। अब चंदू कुछ बोलते से पहले चंदू का फोन बज गया और वो बात करता करता थोड़ा उस तरफ चला गया, लेकिन मेरा ध्यान राजू की तरफ था। मैं राजू के पास गया, फोन काट के फटाफट से बोला कि मटका यहीं पे रख दे, हम लोग चलते हैं। और राजू ने जैसे मटका रखा और हम लोग घूमे, देखा कि वो तांत्रिक जिसने वो मटका दिया था वो वहां पर था ही नहीं, वो वहां से गायब हो चुका था। उसको हमने चारों तरफ देखा और फिर हम दोबारा घूमे तो मटका भी वहां से गायब था। अभी थोड़ी देर पहले वो आदमी और मटका जो दोनों हमारी आंखों के सामने दोनों गायब हो गए। इतना सुनते अमरीश ने दोनों के खींच के थप्पड़ लगा और बोला तुम लोग पागल हो गए हो, ऐसे कोई भी आके तुमको कोई भी चीज देगा और तुम हाथ में रख लोगे। अब थप्पड़ पड़ते ही वो दोनों भी गुस्से में आ गए और तीनों दोस्तों की बहुत भयंकर बहसबाजी हुई और जैसे तैसे प्रद्युमन ने इन तीनों को शांत किया। फिर ये लोग वहां से निकले। चंदू और राजू ने प्रद्युमन से पूछा कि क्या पागल हो गए क्या, अमरीश को क्या हो गया है। तो बोलते शांत रहे, होटल में चल के बात करेंगे। फिर ये होटल पहुंचते अपने और वहां पहुंचकर वो अमरीश से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो इतना गुस्सा क्यों हो गया था। तो अमरीश बोलता है तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उस मंदिर के बाहर मुझे बहुत खतरनाक नेगेटिविटी फील हो रही थी, एक ऐसी पावर फील हो रही थी जैसे आप जनरेटर चलते हो, जनरेटर के कंप्रेसर के ऊपर पैर रख दो ना, ऐसी एनर्जी मुझे वहां पर फील हो रही थी। और इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे साथ रहना। लेकिन चलो सब कुछ ठीक है, सब लोग सही सलामत हैं, वहां जो हुआ उसको भूल जाते हैं। और इसके बाद इनके अगले 1-2 दिन और ये लोग घूमे, इनका ट्रिप कंप्लीट हुआ और फिर ये सब लोग जयपुर से निकल पड़े वापस अपने घर वडोदरा के लिए। इन्हें लगा था कि इनका ट्रिप बड़े आसानी से अच्छे से बढ़िया कंप्लीट हो गया है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि वहां से ये अकेले नहीं आए। अब इनको ट्रिप से आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि रात को अचानक से प्रद्युमन का फोन बजता है। ये फोन राजू का था। फोन उठाते ही राजू रोते बोलता है प्रद्युमन भाई मुझे बचा ले यार।
प्रद्युम्न पूछता है क्या हुआ भाई तुझे? तो बोलता है यार मेरे कमरे में मुझे 7-7 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है और ये मुझे मार डालेंगे। जैसे प्रद्युम्न ने सुना उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। उसने फोन काटा, उसने अमरीश को फोन किया, उसको बताया, चंदू को फोन किया, उसको बोला कि अभी हमें अभी के अभी राजू के घर पे पहुंचना पड़ेगा। और ये तीनों दोस्त फटाफट से राजू के घर पे पहुंचते हैं। ये लोग राजू के घर पहुंचकर जैसे कमरे में दाखिल होते हैं वो देखते हैं कि राजू कमरे के कोने में बैठा हुआ है। उसने टॉयलेट किया और उस टॉयलेट में ही वो बैठा हुआ और पूरी तरह से वो घबरा रहा है। उसको देखते प्रद्युम्न के भी होश उड़ गए कि यार ये क्या हो गया है, अब क्या होगा। उन्होंने राजू को खड़ा किया, उसे बेड पर बिठाया, थोड़ा सा शांत कर उससे पूछा कि क्या हो गया है तेरे को। तो बोलता है कि मुझे ना 7-7 लोग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 2 लोग मेरे हाथ काट रहे हैं, एक आदमी मेरा दिल काट रहा है यानी खा रहा है, एक मेरे सिर को काट रहा है, 2 आदमी मेरे पैर काट रहे हैं, एक मेरे फैमिली को काट रहा है और इन सब में से एक इनसे वो ले लेकर एक तांत्रिक को दे रहा है। अब ये सुनते प्रद्युम्न को तो चक्कर आ गए, वो तो बेहोश हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अमरीश उठा, उसने प्रद्युम्न को थोड़ा ठीक किया, हिलाया, होश में लेकर आया। उसके बाद अमरीश ने कहा आज की रात कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब लोग यहीं पर रहेंगे राजू के साथ और कोई भी सोएगा नहीं। प्रद्युम्न और चंदू दोनों ही डर गए थे, लेकिन अमरीश के साथ होने की वजह से उन लोगों को इतना भी डर नहीं था। लोग पूरी रात राजू के साथ उसी के कमरे में रहे। इसके बाद अमरीश ने बोला प्रद्युम्न तेरे घर के पास में मंदिर है ना? तो बोलता हाँ भाई है। एक काम करते हैं, हम राजू को वहीं पर लेकर चलेंगे और उसका उतारा करना पड़ेगा। और प्रद्युम्न बोलता है हाँ यार भाई, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ना इसकी फैमिली को, ना तेरी, ना चंदू की, ना मेरी। अगर मेरी फैमिली को पता लग गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम घूमने गए थे, वहीं से सब हुआ है और दोबारा कभी हमें घूमने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये लोग यही चाह रहे थे कि बिना फैमिली को पता लगे इलाज हो जाए। तो ये लोग सब उसे मंदिर लेकर गए। वहां पर जो पंडित जी थे उनसे अमरीश ने बात की, उन्होंने सब कुछ बताया। उसके बाद उन पंडित जी ने एक हवन किया। हवन करने के बाद उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहन लो और इसे गले से कभी मत उतारना, इसमें मैंने अपनी सिद्धियों से मंत्र भरे हैं और अब तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सब लोग संतुष्ट हो गए कि चलो बढ़िया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और राजू को उसके घर छोड़कर ये सब लोग अपने अपने घर निकल गए। लेकिन उसी रात फिर से प्रद्युम्न के पास राजू का कॉल आता है। फोन उठाते हुए बोलता है प्रद्युम्न बचा ले यार, आज की रात तो ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे मार ही डालेंगे। ये सुनते ही वापस से प्रद्युम्न का दिमाग खराब होता है कि आज ही तो इलाज करवाया था, मतलब इलाज हुआ ही नहीं। उसने फटाफट से अमरीश और चंदू को फोन किया और ये लोग वापस से राजू के घर पे पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने देखा तो राजू बिल्कुल बेसुध अपने कमरे में पड़ा हुआ था। अब इन्हें समझ में आ गया था कि इनके करने से कुछ नहीं होगा, पानी सर से ऊपर जा चुका है और इनको इनके परिवार को बताना पड़ेगा। तो इधर राजू और प्रद्युम्न दोनों के फैमिली वाले वहां राजू के घर पे इकट्ठा, उन्होंने फोन करके बुलाया और फिर इन्होंने हर एक चीज उन्हें बताई कि कैसे जयपुर घूमने गए, फिर वहां से मेहंदीपुर बालाजी गए, वहां पर उन्हें वो आदमी मिला, उसने राजू के हाथ में एक मटका दिया और फिर मटका और वो दोनों गायब हो गए। और उसके बाद यहाँ आने के बाद राजू की तबीयत खराब हुई है। अब ये सुनते प्रद्युम्न के घर वाले तो आग बगुला हो गए, उसके ऊपर चढ़कर बोले कि तुमको हमने पहले मना किया था अकेले घूमने जाने को, अब तेरा दोस्तों के साथ ट्रिप करने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा, अब दोबारा कभी हमसे तू कहीं अकेले जाने की बात मत कर लेना। इधर राजू घर वाले बोलते हैं कि भाई साहब शांत हो जाइए, ये समय अभी इनके ऊपर चिल्लाने का नहीं है, राजू की हालत बहुत खराब है, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो परंपरा, हमारा जो पूरी परिवार है, गांव वाले हैं, हमारी परंपरा में एक बहुत सिद्ध महाराज है, हम उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, राजू के अलावा किसी और को भी खतरा या फिर नहीं है, वो सब कुछ बता देंगे। तो उन्होंने बोला आप बुलाइए उनको जितना जल्दी हो सकता है। उन्होंने फोन किया। नेक्स्ट डे वो महाराज जी इनके घर पर आते हैं। महाराज जी ने सब कुछ चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि आपके बेटे के साथ कुछ चीज तो बड़ी ही हुई है और इसको पता करने के लिए एक हवन करना पड़ेगा। मैं आपको सामग्री लिख कर दे रहा हूं, आप वो सामग्री लेकर आइए, हम हवन की तैयारी शुरू करते हैं। तो प्रद्युम्न ने महाराज जी सामग्री लिखवाई। प्रद्युम्न और अमरीश जाकर सारी सामग्री वगैरह लेकर आए और फिर ये हवन स्टार्ट हुआ। अब हवन स्टार्ट हुए 1 घंटा गुजरा, कुछ नहीं हुआ, राजू आराम से बैठा हुआ था। 2 घंटे हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। एकदम से उस हवन कुंड की लपटें लंबी लंबी होने लगी। वो लोहे का हवन कुंड जो हम लोग यूज करते हैं घरों के अंदर, बाहर से मतलब पोर्टेबल होता है एक तरीके से। अब इसके बाद जो हुआ, इनमें से कोई भी विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और शायद आपको भी सुनकर ये सब फिल्मी लगेगा, लेकिन इन लोगों की आंखों के सामने ये सब हुआ।
एकदम से उस हवन कुंड की लपटें लंबी लंबी हुई और वो हवन कुंड हवा में उड़ने लगा और सीधा इनके घर की छत पर चला गया। सब लोगों ने उसको उड़ते हुए देखा और सब देखे छत की तरफ जा रहा है। सब लोग भागकर छत पर पहुंचे और छत पर पहुंचकर जो इन्होंने देखा, इन सबके होश उड़ गए। राजू की माँ तो वहीं की वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि इन सब ने हवन कुंड में राजू का जलता हुआ सिर देखा, उसके दोनों कटे हुए हाथ उस हवन कुंड के अंदर पड़े हुए देखे। ये देखते महाराज जी बोलते हैं कि ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी और पावरफुल एंटिटी है जो राजू के साथ चिपक गई है, और शायद ये चिपकी नहीं है, इसे भेजा गया है। इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसका अंत और इसका इलाज वहीं होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई। हम सबको मेहंदीपुर बालाजी चलना होगा, वहां मेरे जान पहचान के पंडित हैं, आप चिंता ना करें, आप फटाफट से मेहंदीपुर चलने की तैयारी करें। इसके बाद सेम डे मेहंदीपुर बालाजी के टिकट करवाए गए। ये लोग राजू को मेहंदीपुर बालाजी लेकर पहुंचे। वहां पर इन पंडित जी ने पहले ही पंच सिद्ध अखंड पंडित मंडली को बुला लिया था। 5 सिद्ध साधु मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से में, जहां पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, एक बंद कक्ष जिसका नाम था गर्भकुंड, और वहीं पर शुरू होने वाला था ये एक प्राचीन उतारा जिसे आत्मा पाताल तंत्र कहा जाता था। और करीब 113 सालों के बाद ये विधि दोबारा से दोहराई जा रही थी। राजू का सिर मुंडवाया गया, उसके वस्त्र उतारे गए, उसकी जीभ पर एक काला धागा बांध दिया गया, ताकि उस विधि के दौरान वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो कुछ भी बोलकर जो उनके मंत्र उच्चारण है उसको रोक नहीं पाए। मंदिर के फर्श पर 7 अग्निकुंड रखे गए, एक सप्तकोण यानी 7 कोणों की दिशा में अरेंज करते हुए, और हर एक अग्निकुंड में अलग अलग चीजें जलाई गई, और हर चीज को जलाने के साथ साथ हर पंडित एक अलग मंत्र पढ़ रहा था। किसी एक अग्निकुंड के अंदर गुग्गुल जलाई गई, किसी दूसरे के अंदर सफेद काले तिल जलाए गए, किसी अंदर सरसों जलाई गई। इस तरह से हर एक हवन कुंड में अलग अलग चीज जलाई गई, और एक कुंड में उन्होंने राजू की जो शर्ट थी उसे घी में डुबोकर जलाया था। अब करीबन 5 घंटे तक लगातार हवन चलता रहा, और उसके बाद जो चीज निकल कर आई उसने इन सबके होश उड़ा दिए। वो जिनके घर के पंडित जी थे उन्होंने इन्हें बताया कि राजू के शरीर के अंदर शक्ति है वो एक खबीस है, और वो बहुत शक्तिशाली और भयानक है। और ये खबीस ऐसे ही राजू के शरीर में नहीं आया है, वो तांत्रिक जो उसे मिला था उसने राजू को टारगेट करके उसके शरीर के अंदर इस खबीस को उतारा है, क्योंकि तांत्रिक को उस खबीस को सिद्ध करना है, और इसलिए उसे खुश करने के लिए उसे भोग देना है। ये जो खबीस है ये इस मटके में पिछले 100 सालों से बंधा हुआ था, इस मटके में उसे बांधा गया था, और कहीं से ये मटका उस तांत्रिक को मिल गया, और उसने इस खबीस से सौदा किया कि मैं तुम्हें एक बलि दूंगा, उसके बाद तुम मेरा हर काम करोगे और मेरी हर बात मानोगे। जब ये लोग यहाँ पर घूमने आए तो तांत्रिक की नजर राजू के ऊपर पड़ी, और उसने वो मटका उसे पकड़ा दिया, और जैसे ही राजू ने वो मटका पकड़ा वो चिन्हित हो गया। इसके बाद उस तांत्रिक ने अपने 7 दूत राजू के पीछे छोड़ दिए जो उसे दिखाई देते थे। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और अचरज की बात बता दूं, ये खबीस इतना शक्तिशाली है कि जिसके शरीर में एक बार घुस जाए उसको बहुत कम समय में वो मार देता है, लेकिन ये लड़का अभी भी जिंदा बचा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी माँ बहुत पूजा पाठ और उपवास करती है, भगवान की बहुत भक्ति करती है, और उसी की ममता की वजह से ये लड़का अभी भी जीवित है, वरना इसका जीवित बचना मुमकिन नहीं था। इसके बाद वहां पर जो बाकी पंडित बैठे थे उन्होंने कहा कि देखिए ये खबीस बहुत शक्तिशाली है, हम सब मिलकर भी अगर लड़ें तो भी हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और हम इसकी ताकत से पार नहीं पा सकते हैं। इसका इलाज तो अब हनुमान बाबा और महाकाल ही करेंगे। ये खबीस तो अब उनकी शक्तियों से ही खत्म होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। इसके बाद उन्होंने कहा, हमने अपनी तरफ से इलाज कर दिया है, अब हमें आह्वान करना होगा हनुमान बाबा और महाकाल का। आप इस बच्चे को लेकर अपने घर चले जाइए, और कुछ दिनों के अंदर ही अगर भगवान की कृपा हुई तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता है। ये बात सुनते ही राजू की माँ बेहोश हो गई, को जैसे जैसे होश में लाया गया वो रोते पीटते बार बार बोलती रही कि आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। उन्होंने इशारा किया, और उसके बाद सभी घर वाले इनको लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। जैसे तैसे ये लोग घर पहुंचे। राजू की हालत अभी भी बहुत खराब थी, उसे उसके कमरे के अंदर लिटाया गया। इधर उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और बस वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर जाप करने लगी। इधर प्रद्युमन
भी अपने घर के पास में जो शिव मंदिर था वहां जाकर बैठकर अपने दोस्त को बचाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी प्रद्युम्न की राजू के साथ। बहुत साथ में उन्होंने टाइम गुजारा था। फुट फुट कर वो रोता था भगवान के मंदिर में शिवलिंग के सामने कि कैसे भी करके मेरे दोस्त को बचा लो। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा। सुबह उठते ही वो मंदिर पे पहुंच जाता था और तभी चौथे दिन उसे एकदम से अमरीश का कॉल आता है। वो डरते डरते उस कॉल को उठाता, उसके मन में था कहीं वो ये ना कह दे कि राजू अब नहीं रहा। जैसे उसने फोन उठाया तो अमरीश ने बोला कि जल्दी से भाग कर राजू के घर पे आ। उसने बोला क्या हुआ बता तो सही। बोला कुछ नहीं तो फटाफट से भाग कर आ। अपने मन में कई सवाल लेते हुए प्रद्युम्न सीधा अपने दोस्त के घर पे पहुंचा और वहां जाकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। राजू अपने पलंग पर बैठा हुआ था और वो प्रद्युम्न को देखकर मुस्कुरा रहा था। उन पंडित जी ने अमरीश को हमेशा राजू के साथ रहने को कहा था और अमरीश ने प्रद्युम्न को बताया कि रात को उसने क्या देखा और उसी के बाद राजू ठीक हो गया। अमरीश ने बताया कि वो रात को लेटा हुआ था और राजू बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और तभी उसकी आंखों के सामने एक अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे वो अग्नि प्रज्वलित हुई राजू के शरीर में से एक एक करके 7 बार काला धुआं निकला और वो उस अग्नि के अंदर जाकर भस्म हो गया। और जैसे 7वां धुआं भस्म हुआ वो अग्नि थोड़ी और बढ़ी। उसने राजू के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और उसके बाद वो अग्नि गायब हो गई और उसके थोड़ी देर बाद राजू बिल्कुल ठीक हो गया और अब ये तुम्हारे सामने है। ये सब सुनकर प्रद्युम्न को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो उसने चीजें देखी थी विश्वास उसको करना पड़ता क्योंकि वो उसका दोस्त जो मरणासन स्थिति में था वो अब उसके सामने बिल्कुल ठीक बैठा हुआ था। अपने दोस्त से वो गले मिला, उसके घर वालों से सबसे उन्होंने माफी मांगी कि उन लोगों से गलती हुई है और इस तरह से बड़ी मुश्किल से राजू को ये लोग बचा पाए। तो ये 3-4 दोस्तों की कहानी जो किसी एक इंसान के कहने पर बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहंदीपुर बालाजी जाना गलत है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आप उसे एक नॉर्मल मंदिर की तरह ना समझें। इस मंदिर के कुछ कड़े नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसी जगहों पर घूमते हैं ऐसे लोग जो अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। यहाँ एक बहुत एक्सट्रीम केस हुआ, लेकिन कुछ लोग अपने मतलब के लिए या पैसा कमाने के लिए भी आपको बेवकूफ बना सकते हैं। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। भाई कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि आप हनुमान जी के द्वार पर जाएं और वहां से आपका कोई नुकसान हो। अगर आपकी उनमें सच्ची आस्था है तो कोई नेगेटिव एनर्जी बिना मतलब में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट में। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।